हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कल यानी कि 14 मई 2023 को यूपी पीसीएस प्रीलिम का एग्ज़ाम था, तो आज हम उसी पेपर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बजट 23-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये किए जाएंगे 30। तो 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भारत के अलग अलग राज्यों में खोले जाएंगे। अगला बात करेंगे 1857 का विद्रोह क्या पूछा गया था। इसमें बरेली जो कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ की क्रांति का नेता कौन था, तो ये इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, खान बहादुर खान। बाकियों की बात करें तो लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, और नाना साहब की बात करें तो इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था, और कुंवर सिंह की बात करें तो ये जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। जगदीशपुर बिहार में है। अगला बात करेंगे यूक्रेन का से पूछा गया था। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन केंद्र पूछा गया था, जो कि डोनेट्स बेसिन है यूक्रेन में। नेक्स्ट बात करेंगे दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। तो इसका लक्ष्य कब तक है धूम्रपान मुक्त होना, तो ये 2025 तक न्यूजीलैंड ने लक्ष्य रखा है धूम्रपान से मुक्त होने का, और ये विश्व का पहला कानून पारित किया है धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है भाग है और उसका रिलेटेड विषय दिया गया है। तो पहला बात करते हैं, इसमें दिया है अधिकरण। अधिकरण दिया गया है इसमें भाग 11 में, तो यही सुमेलित नहीं है क्योंकि अधिकरण भाग 11 में नहीं, ये भाग 14 क में दिया गया है। तो अधिकरण है 14A में, और भाग 11 में क्या है, तो इसमें है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, मतलब संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया। और ये आर्टिकल संघ और राज्यों के बीच में संबंध यह है आर्टिकल 245 से लेकर 263 के बीच में। नेक्स्ट है संघ राज्य क्षेत्र, ये है भाग 8 में, आर्टिकल है 239 से लेकर 242 में। नेक्स्ट है राजभाषा, भाग 17 में है, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। तो अगला बात करेंगे भाग 10 की, तो इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान किया गया है, और ये है आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी, तो ये हो जाएगा 15 वर्ष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है। अगर कीट भक्षी पौधों की बात करें तो ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और ये कीट पतंगों को खाकर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा नेपेंथिस। अगर नेपेंथिस की बात करें तो इसे ही पिचर प्लांट भी बोला जाता है। और बाकी कीट भक्षी पौधों की बात करें तो इसमें नेपेंथिस के साथ साथ आता है यूट्रिकुलेरिया, सेरोसोनिया, डायोनिया और ड्रोसेरा, ये सारे भी कीट भक्षी पौधे हैं। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पानी का हौज, मतलब वाटर रिजर्व। नेक्स्ट बात करेंगे द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, पुस्तक किसने लिखी है, ये लिखी है गुनार मिडल ने। अगला है फंडामेंटल राइट से आर्टिकल 20 से क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सा आर्टिकल 20 का हिस्सा नहीं है। तो आर्टिकल 20 बात करता है, ये दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। इसमें पूछा है कौन सा आर्टिकल 20 का हिस्सा नहीं है, तो इसमें यातना के विरुद्ध निषेध, ये इसका हिस्सा नहीं। इसके कौन कौन से हैं, इसमें स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के निषेध, दूसरा है कायत्तर विधि द्वारा, और तीसरा है दोहरे दंड की धारा। अगर स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी निषेध से मतलब क्या है कि अपने विरुद्ध साक्ष्य के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर दोहरे दंड की बात करें तो मतलब एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए दंडनीय नहीं दिया जा सकता। अगर कायत्तर विधि की बात करें तो किसी व्यक्ति को उसी दंड से दंडित करना होगा जो उसके अपराध किए जाने के समय है, उससे अधिक नहीं। यदि कोई व्यक्ति आज मतलब 15 मई को कोई अपराध करता है, तो उसे अगर 1 साल बाद भी सजा होगी तो उसे 15 मई को जो उसने अपराध किया उस टाइम पर जो उसके लिए सजा थी, उसी सजा से उसे दंडित किया जाएगा, ना कि कोई अदर सजा से। अगर हम लोग फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये है आर्टिकल 12 to 35। पहले बात करता है समानता का अधिकार 14 to 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 to 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 to 24, धार्मिक अधिकार की बात करता है 25 to 28, और संस्कृति एवं शिक्षा की बात करता है आर्टिकल 29 to 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 32 to 35 है। नेक्स्ट बात करेंगे मिलिंद पन्नो, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा नागसेन। जो मिलिंद पन्नो ग्रंथ है उसमें मिलिंद और नागसेन के मध्य संवाद का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते थे सतत विकास, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, वहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे बुक दी गई है और उनका विषय दिया गया है, मतलब कि मिराते सिकंदरी ये किससे संबंधित है, तो ये गुजरात विजय से संबंधित है और इसकी रचना हुई थी जहांगीर के टाइम पर।
नेक्स्ट बात करेंगे बुरहाने माशिर, ये जो है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास के बारे में बात करती है। अगला है रियाज उल सलातिन, इसमें बंगाल के इतिहास के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे रियाज उल इंसा में महमूद गवां के पत्रों का संग्रह मिलता है। अगला है भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था। तो वैसे तो 1872 में सबसे पहले मियो के कार्यकाल में शुरू किया गया था और नियमित रूप से 1881 में की गई थी। तो इसमें तो ऑप्शन दिया भी नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है उस हिसाब से तो 1871 हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है, तो परिवहन ये भी एक आर्थिक क्रिया है, किसानी खेती करना ये भी आर्थिक क्रिया है, नौकरी ये भी आर्थिक क्रिया है, लेकिन स्वैच्छिक सेवा ये आर्थिक क्रिया नहीं है। अगला बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि 21-22 की बात कर रहा है। तो इसमें सत्य पूछा है, तो मानव विकास सूचकांक में जो भारत की श्रेणी है वो 2020 में 130 थी, उससे उन्नत मतलब इन्होंने बोला है कि बढ़कर 2022 में 132 हो गई है। अब आप लोग खुद ही सोचिए, अगर भारत की रैंक 130 थी और 130 से बढ़ेगी तो वो उन्नत होगी या कम होगी, तो इसमें हो जाएगा कम होगी, उन्नत तो होगी नहीं, बढ़ेगी नहीं, वो घटेगी, तो ये गलत हो जाएगा। अगला बात करेंगे जो मानव विकास सूचकांक है, इसमें भारत 2020 में 130 रैंक पर था और 2022 में 132 पर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, भारत की रैंक गिर गई है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। उन्नत होकर मतलब बढ़ी नहीं है, कम हुई है, क्योंकि अगर जितनी रैंक कम होगी उतना ही भारत मानव विकास सूचकांक में अच्छी रैंक पे जाएगा। लोकसभा की प्रथम स्पीकर के बारे में पूछा गया था, तो ये है मीरा कुमार। अगला ग्राम सभा के बारे में बात करता है, और ग्राम सभा के बारे में क्या सही नहीं है, तो इसके कार्य और शक्तियां जो ग्राम स्तर पर हैं उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट है ये। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, ये सही नहीं है, ये राज्य सरकार इसका निर्धारण करती है, ना कि केंद्र सरकार। और यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं, ये भी सही है। जिसमें नेक्स्ट बात करेंगे विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। अगला बात करेंगे निसार उपग्रह की, तो ये किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया है, मतलब कोई दो होंगे, तो इसमें हो जाएगा निसार, इसरो और नासा, निसार। अगला बात करेंगे जो पंचायत के समस्त चुनाव है उनका संचालन कौन करता है, तो उनका संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। इससे भी हम लोग देखें तो अगर 2 क्वेश्चन मिल गया, अगर आपको ये आ रहा है ग्राम सभा, इसके शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार नहीं राज्य सरकार करती है, तो आप ये भी सही कर सकते हैं, या फिर इसमें अगर आपको ये वाला आ रहा है तो आप ये वाला भी सही कर सकते हैं। तो एक साथ 2 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र और लोटिक और लैंटिक, ये मैंने इन्वायरमेंट के जो 2 पार्ट कराए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो क्विक रिवीजन सीरीज कराई थी, उनमें ये दोनों क्वेश्चन भी मैंने कराए थे। और साथ में अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को 7 से 8 क्वेश्चन सीधा सीधा उन दोनों वीडियो से ही थे। बात करते हैं लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र की, मतलब पहले तो बात करेंगे लोटिक है क्या, तो ये इसे रिवराइन इकोसिस्टम भी कहते हैं। और ये क्या है, ये किसी भी प्रकार का गतिमान जल है जो कि गतिमान हो, रुका हुआ ना हो, गतिमान हो। तो तालाब का जल क्या होता है, ये भी रुका हुआ होता है। मार्शी जो एरिया होता है वहाँ पे भी क्या होता है, रुका हुआ होता है। जो दलदली एरिया होता है वहाँ पे भी क्या जल फ्लोट करता नहीं, लेकिन जो नदियों का जल है वो फ्लोटिंग करता रहता है, फ्लोट करता रहता है, तो ये गतिमान जल है। इसलिए जो लोटिक इकोसिस्टम है इसमें क्या हो जाएगा, नदी हो जाएंगे। अगर लैंटिक की बात करें तो इसे बोला जाता है स्टिल वाटर इकोसिस्टम, स्टिल वाटर इकोसिस्टम लैंटिक को बोला जाता है। और ये पौधों और जानवरों का व्यापक विविधता वाले दलदली क्षेत्र होते हैं। दलदली क्षेत्र जो कि गतिमान नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। लोटिक जो कि गतिमान जल होता है, लैंटिक गतिमान जल नहीं होता, रुका हुआ जल होता है। अगला बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा मॉडर्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था, तो ये हो जाएगा जैनुल आब्दीन। और जैनुल आब्दीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, तो ये हो जाएगा आइनस वागिर। ये भी मैंने अपने करंट अफेयर की सीरीज में कराया था क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे डेजर्ट दिया है और इनको उनके आकार के बढ़ते क्रम में लगाना, मतलब पहले सबसे छोटा फिर उसके बाद सबसे बड़ा। सबसे पहले इसमें आएगा ग्रेट सैंडी डेजर्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसमें हो जाएगा 1। अब करेंगे गोबी डेजर्ट जो कि 1.295 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है, चीन और मंगोलिया में है। उसके बाद बात करेंगे अरेबियन मरुस्थल की जो कि 1.855 वर्ग किलोमीटर, ये पश्चिमी एशिया में है। लास्ट वन सहारा डेजर्ट जो कि सबसे बड़ा है, ये है अफ्रीका में। इंपॉर्टेंट मरुस्थल को डिस्कस करेंगे टकलामकान जो कि मिडिल एशिया में है, स्पेशली चाइना में इसका विस्तार है। और कालाहारी की बात करें तो ये बोत्सवाना में है, अफ्रीका साउथ अफ्रीका में है। पेटागोनियन डेजर्ट की बात करें तो ये है अर्जेंटीना में। समुद्री शैवाल की बात करें तो समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ये है आयोडीन के। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को किस वर्ष लाया गया था, तो यह आया था 1974 में। ये क्वेश्चन भी कराया था एनवायरमेंट के सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यानों को आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है कैसे, तो C2 संरक्षण के द्वारा। तो
C2 संरक्षण है क्या? ये पौधे और पशु प्रजातियां जो हैं उनकी प्राकृतिक आबादी में आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण के तरीकों में से एक है। आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण के तरीकों में से एक है। तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान का संरक्षण किया जाएगा इन सीटू संरक्षण द्वारा। इन सीटू संरक्षण मतलब अपने प्राकृतिक आवास में ही इनका संरक्षण किया जाएगा। और XC2 की बात करें तो प्राकृतिक क्षेत्र के बाहर संरक्षण किया जाता है, तो वो XC2 कहलाता है। और अभ्यारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब का कंजर्वेशन इन सीटू कंजर्वेशन में के अंतर्गत किया जाता है। और चिड़ियाघर, मछली घर जो होते हैं, बीज घर और वनस्पति उद्यान, इन सब का संरक्षण XC2 संरक्षण के अंतर्गत किया जाता है। बात करेंगे योजना दिया है, वर्ष दिया है और निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला है रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ये 2017 में आई थी, करेक्ट है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में आई थी, ये भी मैंने कराया था और योजना से रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन कराए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2016 में आया था, ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा लाया गया था और इसका उद्देश्य क्या था कि आर्थिकी तकनीकी सुविधाओं से और सेवाओं के क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी जो विभाजन है उसको कम करना था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, यह आई थी 2014 में। अल नीनो की बात करेंगे तो अल नीनो क्या होता है? जो अल नीनो में जो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र है उसमें पेरू के तट पर गर्म धाराएं उत्पन्न होती हैं अल नीनो के टाइम पर। ये तो सही है, करेक्ट है। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। ये गलत है, 10 डिग्री सेल्सियस तक नहीं बढ़ाती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो इसमें हो जाएगा इंद्र नारायण द्विवेदी। इसके साथ साथ इससे गौरी शंकर मिश्र, पंडित मदन मोहन मालवीय जी जुड़े थे। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो इसमें हो जाएगा युगांतर संगठन के जो लोग थे वो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी थे। अगला बात करेंगे जनवरी जो 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? ये हो जाएगा येती एयरलाइन। नेक्स्ट बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की, तो इसको प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगी अनुराधा राय जी और ये इंग्लिश में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन भी करंट के सीरीज में कराया था मैंने। अगला बात करेंगे केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? सही पूछा है तो इसमें जाएगा ऑप्शन सी, GSDP का 3.5% जो है वो राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति है, ये सही है, बाकी सब गलत। कौन एक केंद्रीय बजट विभाग और आवंटित राशि से है सही सुमेलित करना? तो इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय जो है 89,155 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, बाकी सब गलत है। तो जो बजट से रिलेटेड सारे डेटा क्वेश्चन है इन सबको हम लोग बजट में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन है कि जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है, उसके संबंध में एक सही कथन बताना है। तो उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए जो कार्य है वो मान्य होंगे, सही है, वो मान्य होंगे। अगला बात करेंगे उपराष्ट्रपति के रूप में जो इस प्रकार की घोषणा है उसके होने के दिन जो उसके द्वारा किए गए कार्य विधि है मान्य नहीं होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के निर्वाचन को शून्य घोषित कर देता है तो जिस दिन घोषित करता है उसके पहले के कार्य मान्य होंगे, लेकिन जिस दिन घोषित करता है उस दिन से उसके कार्य मान्य नहीं होंगे। जिसमें ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 1857 के रिवोल्ट की डेट पूछा है, उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया है। आयोग की आंसर की आएगी तब हम लोग देखेंगे। बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को हुआ था, ये भी सही है। मेरठ में 10 मई 1857 को हुआ था, ये भी सही है। तो देखते हैं, इसको हम लोग आयोग के आंसर की आने के बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन लखनऊ का कई जगह पे 30 मई दिया है और झांसी का दिया है 4 to 5 जून कई जगह पे, तो इसको हम लोग आयोग के आंसर की आने के बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ उनके संदर्भ में डिस्कस करेंगे। वो जर्मनी के मूल निवासी थे, सही है। और 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले वो पहले पोप थे, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है। अगला बात करेंगे संगीत की टप्पा शैली के बारे में पूछता है और ये किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? तो ये किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? ये हो जाएगा मोहम्मद शाह के दरबार में। अगला बात करेंगे पौधों में जो जाइलम परिवहन के लिए क्या जिम्मेदार होता है? तो वो होता है जल। पहला इसमें पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार आता है और इसी के ठीक 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। तो बेंगुला पैसिफिक की नहीं, साउथ अटलांटिक की एक ठंडी धारा है। और जो महासागरीय लवणता है वो कर्क और मकर रेखा पर सबसे अधिकतम होती है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की होती है। नहीं, लघु ज्वार की नहीं, यह इस स्थिति में ये सही नहीं है, क्योंकि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो लघु ज्वार नहीं, उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, तब सूर्य ग्रहण होता है। और लघु ज्वार की बात करें तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के लंबवत हो तो वह स्थिति लघु ज्वार की होती है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में हो तब वह सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है।
नेक्स्ट बात करेंगे 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था। इसमें भी अभी कन्फ्यूजन है क्योंकि 8th पर है भारत, लेकिन यहाँ पे 8th ऑप्शन में भी नहीं है, तो देखते हैं 10 होगा या 9 होगा, ये हम लोग आयोग के आंसर की आने के बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। डिजीज और उनके फैक्टर हैं, कौन सी डिजीज किससे होती है। तो पहला बात करेंगे पेप्टिक वर्ड, ये किससे होता है, ये होता है, यहाँ पे गलत दिया, इंग्लिश और हिंदी में देखिए गलत दिया है, क्योंकि यहाँ पे विषाणु नहीं होगा, यहाँ पे जीवाणु होगा, मतलब कि बैक्टीरिया होगा। तो इसमें हम लोग बात करें अगर, तो पहले ही मलेरिया को देखेंगे, तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ। डी में 2 कहाँ पे है, तो डी में 2 यहाँ पे है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो पेप्टिक वर्ड होता है विषाणु नहीं जीवाणु, मतलब कि बैक्टीरिया से होता है, और डेंगू वायरस से होता है, फील पाँव क्रम से होता है, और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। वैदिक काल में भागद्रोह कौन अधिकारी था, तो ये राजस्व जमा करने वाला जो अधिकारी होता था उसे भागद्रोह कहते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है, तो जो नाइट्रोजन है वो प्राकृतिक रेशम का घटक है। अगला है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी अंतिम घटना थी। पहले बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 की, और मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, केरल में हुआ था। खिलाफत आंदोलन ये भी 1919 में हुआ था, और होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 में, और होम रूल आंदोलन हुआ था 1960 में, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 1921 मोपला विद्रोह। अगला बात करेंगे खनिज संपदा के संदर्भ में सही बताना है। जम्मू कश्मीर के जो रियासी जिले हैं वहाँ पे लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, करेक्ट है। जो भारत है वो अनेक खनिजों जैसे कि लिथियम और निकिल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी 1 और 2 द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा, तो यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। इससे रिलेटेड हम लोग पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से सेम अभी तक 2 क्वेश्चन मिले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो वो राष्ट्रपति को देता है। अगला बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो गुलबदन बेगम थी वो बाबर की पुत्री थी, करेक्ट है। इल्तुतमिश रजिया सुल्तान के पिता थे, ये भी सही है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी, ये हुमायूं की पत्नी थी, मतलब अकबर की माँ थी, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। और शाह तुर्कन की बात करें तो ये इल्तुतमिश की पत्नी मतलब रजिया की माँ थी। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का ही एक भाग है। तो पहला है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, ये तो नहीं होगा। पर्यावरण का संरक्षण, तो ये नीति निर्देशक तत्व में भी दिया है, मौलिक कर्तव्य में दिया है। लेकिन देखते हैं नेक्स्ट है इसमें अभिभावक जो है वो बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाएं। शिक्षा की बात भी मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक दोनों में की गई है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर बोल दिया है कि अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाए, तो इसमें हो जाएगा, इसमें ये नहीं होगा। और समान नागरिक संहिता ये भी सिर्फ DPSP में दिया है, जिसका हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि पर्यावरण के संरक्षण से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा सही है बताना है, बजट से रिलेटेड है। पिछले वर्ष की तुलना में जो मनरेगा है उसमें आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती की गई है, करेक्ट है। मनरेगा में कटौती की गई है, और जो पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन है उसके आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, ये सही नहीं है, क्योंकि जल जीवन मिशन में वृद्धि तो नहीं दर्ज की गई, लेकिन मनरेगा में कटौती जरूर की गई है, तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला बात करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन था। जनसंख्या के सिद्धांत दिया है और उसके प्रतिपादक। पहला है उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत, मतलब ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, ये किसकी है, ये है हेनरी जॉर्ज की। और सामाजिक अपसमायोजन का सिद्धांत सोशल मॉल एडजस्टमेंट थ्योरी, ये है एडविड केनन की। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत ये है थॉमसन की। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत ये थी माल्थस की। तो इसका हो जाएगा 4312 मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला बात करेंगे नदी और उनकी सहायक नदियों की बात करेंगे। तो मंजरा ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, सही है। हेमवती कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरी है, ये भी सही है। लेकिन जो प्राणहिता है वो महानदी की ना होकर ये गोदावरी की सहायक नदी है। और मलप्रभा ये कृष्णा की सहायक नदी है। अगला बात करेंगे जो राज्य है नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के संबंध में सही बताना है। जो राज्य है उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है, करेक्ट है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है, ये सही नहीं है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि डी इज द राइट ऑप्शन। अगला बात करेंगे लेटराइट मिट्टी के बारे में सही बताना है। यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, सही है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है, ये सही नहीं होगा, क्योंकि इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है ना कि कमी, जिस वजह से इसे लेटराइट मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि ये लाल होती है लौह ऑक्साइड के कारण। इसलिए इसका हो जाएगा, इसमें सही बताना है तो ऑप्शन ए, मतलब केवल एक सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अगला हिस्ट्री से क्वेश्चन था कि चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है। तो ये 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है चरक संहिता। नेक्स्ट बात करेंगे सेवाओं के बारे में। जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2023, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है।
तो फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। इसमें सही नहीं पूछा है तो ये सही हो जाएगा। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवा को बदलने के लिए की गई है। एब्सोल्युटली करेक्ट है। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा की गई है और ये जो वित्तीय सेवाएं हैं उनको बदलने के लिए की गई है। जुलाई 2022 में क्रेडिट ग्रोथ सर्विस है वो 16% से ऊपर है, ये भी सही है। पीएमआई सेवाओं में जुलाई 2022 से सबसे मजबूत विस्तार देखा गया है, ये सही नहीं है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत विस्तार नहीं देखा गया है और इसमें सही नहीं पूछा है तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला बात करते हैं, एक कथन दिया है, दूसरा उसका कारण है। तो देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, एकदम सही है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, ये गलत है क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होगी तो पर्यावरण संतुलन नहीं होगा, जबकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से पर्यावरण का ह्रास होता है ना कि संतुलन। तो इसमें करण सही नहीं है लेकिन कथन सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी ए सत्य है लेकिन आर गलत है। अगला बात करेंगे डीकन यूनिवर्सिटी की। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? डीकन यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है, करेक्ट है। और इसे महाराष्ट्र में नहीं गुजरात में स्थापित किया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बी गलत। संविधान की अनुसूची में कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुसूची 3 शपथ और प्रतिज्ञान से रिलेटेड है, सही है। जो नवी अनुसूची है वो राज्यसभा में आवंटन से न होकर भूमि सुधार मतलब लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है और राज्यसभा में स्थानों का आवंटन यह 4th शेड्यूल में है। और भाषाओं की बात करें तो ये 8वीं अनुसूची में है। जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल पर आधारित है, ये भी सही है। साथ ही 11वीं अनुसूची पंचायत से रिलेटेड है और 12वीं नगर निगम से रिलेटेड है। अगर अनुसूची की बात करें तो जो पहली अनुसूची है वो संघ और राज्य से रिलेटेड है, जो दूसरी अनुसूची है वो वेतन और भत्ते से रिलेटेड है, 5वीं अनुसूची SC ST क्षेत्र के प्रशासन से रिलेटेड है और 6वीं अनुसूची ये पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कौन कौन से असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से रिलेटेड है। अगला बात करेंगे मध्याह्न योजना, जिसे मिड डे मील कहा जाता है, 1995 में आई थी लेकिन इसका नाम चेंज करके PM पोषण कर दिया गया है। कब? 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कौन से नहीं है, जिसमें हो जाएगा जो कीटनाशक है वो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की जाएगी? ये हो जाएगा 1919 का अधिनियम। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है और यहीं पे और शासन की व्यवस्था भी की गई थी। अगला बात करेंगे फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये स्पेन एवं अमेरिका वासियों को दिया जाता है। और फिलीपींस है कहाँ पे? तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? तो कल्पना दत्त जो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी, राजकुमारी अमृत कौर, अनसुईया बाई काले, कनकलता बरुआ, अरुणा आशा फली, सरोजिनी नायडू, मीरा बेन, कमला देवी चट्टोपाध्याय और उषा मेहता और सुचेता कृपलानी तथा मातंगिनी हजारा ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी। शांति घोष जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं जुड़ी थी। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा बंदरगाह किस देश में है? सही सम्मिलित करना है। मोंटेविडियो जो कि उरुग्वे में है, करेक्ट है। रॉटरडम नीदरलैंड में, ये भी सही है। जकार्ता इंडोनेशिया में है, ये भी सही है। लेकिन इगारका चीन में ना होकर रसिया में है, तो इसका सी हो जाएगा। अगला बात करेंगे SCO संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन फिल्म महोत्सव 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है और SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। इसमें दोनों सही है, A और B, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी झीलें किस देश में है और कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो बात करते हैं ओनेगा झील कनाडा में नहीं, ओनेगा झील रसिया में है और बैकाल झील जो कि रूस में है, माराकाइबो लेक वेनेजुएला में और मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। झीलों से रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन कराए थे जिसमें ग्रेट लेक्स का पार्ट है मिशिगन, ये भी कराया था। अगला बात करेंगे फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा विमल जालान। नेक्स्ट बात करेंगे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में कथन दिए गए हैं। तो पहला है उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान है कि वह जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण ये सब रिट हैं जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है, सही है। और रिट दिया किसने आर्टिकल में? ये है आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के रिट की बात करता है। संसद को यह अधिकार है कि वह जो कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय के जो दी गई शक्तियां हैं उनका प्रयोग कर सकता है, ये भी सही है। संसद चाहे तो जो उच्चतम न्यायालय को शक्तियां दी गई हैं उनका प्रयोग वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को दे सकता है, तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करेंगे केंद्रीय बजट 23-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ब्याज भुगतान 20% है, ये भी सही है। करों एवं शुल्कों में राज्यों की भागीदारी 18% है। रक्षा व्यय 8% है, तो इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है। सब्सिडी में 9% ना होकर सब्सिडी में है 8%, तो इसमें ऑप्शन डी सब्सिडी 9% ना होकर सब्सिडी 8% है, यही सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था? तो ये हो जाएंगे क्रिस हिपकिंस। अगला है, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लवित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो वो हो जाएगा एजोला। अगला बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार है? तो परम, पूर्ण निर्धनता ये भी निर्धनता का प्रकार है, और सापेक्ष निर्धनता ये निर्धनता का प्रकार है, लेकिन व्यक्तिपरक और प्रकार्यात्मक निर्धनता ये निर्धनता के प्रकारों में से नहीं है, तो इसका 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन सी नोबल गैस नहीं है? रेडॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन ये नोबल गैस है, लेकिन एक्टिनियम नोबल गैस नहीं है। कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहांस के आइलेट की बीटा सेल मतलब कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो ये हो जाएगा इंसुलिन। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन ब्रो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? तो ये हो जाएंगे सुनील चोपड़ा। अगला बात करेंगे, पेशवाओं का कालानुक्रम बताना है। पहला अगर बात करें बालाजी विश्वनाथ की, तो 17 नवंबर 1713 को ये पेशवा बने थे, और अगर बाजीराव प्रथम की बात करें तो ये 12 अप्रैल 1720 को पेशवा बने थे, लेकिन नारायण राव की बात करें तो ये 18 नवंबर 1772 को, और माधव राव प्रथम की तो 23 जून 1761। तो इसमें पहला हो जाएगा, पहला बालाजी विश्वनाथ, फिर उसके बाद हो जाएगा बाजीराव प्रथम, फिर हो जाएगा फोर्थ जो कि माधव राव है, सबसे लास्ट में हो जाएगा नारायण राव 18 नवंबर 1772 में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बुक और उनसे रिलेटेड राइटर को, और इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला है सहजोबाई, पहली बुक है सहजोबाई, इसके राइटर हैं सहज प्रकाश। दूसरा है सोन कुमारी, इन्होंने लिखी है स्वर्ण बेला की कविता। अगला बात करेंगे दयाबाई, ये विनय मल्लिका ना होके ये है शरद सिंह। और गंगाबाई ये गणेश देव लीला द्वारा रचित है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला बात करेंगे संधाड़ी विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, ये तीसरा क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इसी पेपर में। तो वैश्विक सूचना संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधाड़ी विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। करेक्ट है, ये गलत है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट बात करेंगे प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों की, तो सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? यूनानियों द्वारा मतलब ग्रीक द्वारा, फिर शक आए थे और फिर कुषाण आए थे। तो यूनानी ने पहले आक्रमण किया था, फिर शकों ने किया था, फिर कुषाणों ने किया था। और जो इंडो ग्रीक यूनानी है इन्हें ही सोने के पहले सिक्के चलाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे पुरातात्विक स्थल और इनके स्थान की, तो निवासा कहाँ है? निवासा है महाराष्ट्र में, ईसमपुर कर्नाटका में है, डिडवाना झील भी है जो कि राजस्थान में है, और गुडियाम गुफा जो कि तमिलनाडु में है। तो इसका हो जाएगा 3412 मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है? केंद्रीय का नहीं मतलब स्टेट का होगा, और यह यूपी सरकार की योजना है। तो मनरेगा ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है, और पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना ये भी केंद्र शासित योजना है। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे ये उत्तर प्रदेश की योजना है। जो मानव हृदय है वो कितने चैम्बर्स मतलब घटकों का बना होता है? तो इसमें केवल 4 चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दर्रा और उनसे रिलेटेड राज्य को डिस्कस करेंगे, और इनमें कौन सा सही सम्मिलित है। तो माना दर्रा हिमाचल प्रदेश में ना होके माना दर्रा उत्तराखंड में है, आगिल दर्रा अरुणाचल प्रदेश में ना होके लद्दाख में है, और दिफू ये लद्दाख में ना होके अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसमें नीति जो है उत्तराखंड में है, ऑप्शन सी करेक्ट है, बाकी सभी गलत हैं। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये हरियाणा में किया जा रहा है। अब बात करते हैं एसडीजी लक्ष्य से, तो एसडीजी गोल से रिलेटेड कितने सारे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन तो एसडीजी से रिलेटेड पूछे गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछे ही गए हैं, और एसडीजी के सभी गोल्स को मैंने पहले ही कराया है। एसडीजी 10 की बात करता है, तो एसडीजी 10 में क्या है? इसमें असमानता में कमी लाना है, और एसडीजी 13 ये बात करता है जलवायु क्रिया की, और एसडीजी 14 ये बात करता है पानी के नीचे जीवन, तथा एसडीजी 15 ये बात करता है जमीन के जीवन की। तो इसमें हो जाएगा 3142 मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगला बात करेंगे यूपी के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान जो G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा शामिल है, लेकिन कानपुर शामिल नहीं है। वाराणसी में कितनी बैठकें होंगी? 6, आगरा में 3 होगी, ग्रेटर नोएडा में 1 होगी, तथा लखनऊ में 1 होगी। तो ये टोटल 11 मीटिंग्स होंगी। अगला बात करते हैं किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है? ये होगा है देवप्रयाग, मतलब अलकनंदा और भागीरथी के मिलन को क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 324 ये निर्वाचन से रिलेटेड है, निर्वाचन। आर्टिकल 315 ये रिलेटेड है लोक सेवा आयोग से, और आर्टिकल 280 रिलेटेड है वित्त आयोग से, फाइनेंस कमीशन से, तथा आर्टिकल 338 रिलेटेड है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। तो इसका हो जाएगा 4321 मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट बात करेंगे नदियों और उनके उनके उद्गम स्थल की। तो यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री से तथा कृष्णा का होता है महाबालेश्वर, कहाँ पे है, कर्नाटका में है। गोदावरी ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है तथा महानदी जो कि उड़ीसा में है ये सिहावा पहाड़ी से निकलती है। तो इसका हो जाएगा 4321। नेक्स्ट बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा बनाती कौन सी नदी है। तो ये हो जाएगा रियो ग्रांडे नदी, जो कि यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। अगला बात करेंगे शिव समुद्रम और कल्पक्कम, ये किसके लिए फेमस है, किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो शिव समुद्रम की बात करें तो ये जल शक्ति ऊर्जा और कल्पक्कम की बात करें तो ये नाभिकीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया जा रहा है। ये कहाँ पे किया गया है इसका उद्घाटन, तो ये हो जाएगा तुमकुर, कर्नाटका में। अगला बात करते हैं हंसी पैदा करने वाली गैस कौन सी है, तो ये हो जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है संसार में यूपी के प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यूपी की बात कर रहा है तो राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश रिलेटेड 31 सीटें आवंटित हैं और लोकसभा के लिए 80 सीटें आवंटित है यूपी से। ये दोनों ही करेक्ट है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 इज द राइट ऑप्शन। और ये क्वेश्चन भी मैंने यूपी स्पेशल में कराया है। बात करते हैं आर्थिक विकास में मानव संसाधन के योगदान के संदर्भ में कौन सा सही बताना है। जो आर्थिक विकास है उसका जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ रहा है या फिर जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उसका आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ए गलत, क्योंकि जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ रहा है, ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जनसंख्या पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य मतलब एसडीजी गोल नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो शून्य भुखमरी, जीरो हंगर, ये भी है। लैंगिक समानता, ये भी है। अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई, ये भी है। तो आंतरिक अनुसंधान ये एसडीजी गोल का भाग नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एसडीजी गोल इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एसडीजी गोल से इसी पेपर में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और एसडीजी गोल मैंने पूरा एक वीडियो में कराया भी है। भारत के किस भाग में हंगुल नामक हिरण पाया जाता है, तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी स्टैग मतलब हंगुल पाया जाता है। ये भी मैंने इन्वायरमेंट के सीरीज में कराया है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है, ये जामनगर में, जामनगर गुजरात में। अगला बात करेंगे संसद के सचिवालय के पद के बारे में। तो संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित कर सकता है। जो संसद है उसके प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजन कर सकता है, सही है। और संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो ये दोनों ही करेक्ट है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2। अगला बात करेंगे भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसके प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, करेक्ट है। और प्रतीक चिन्ह की जो 7 पंखुड़ियां हैं ये 7 महाद्वीपों तथा 7 संगीत के सुरों का प्रतीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन मैंने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट किया था, वहाँ पे भी आप लोग जाके देख सकते हैं। सीधा सीधा यही लाइन ही लिखी थी, वहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन आया है। अगला बात करते हैं खरीदादार, ये कौन था। तो ये फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। तो ये किया गया था अजीजुद्दीन खान के द्वारा। अगला बात करेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब बीओडी किसके मानदंड के लिए है। तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें प्रदूषण की जांच करने के लिए होता है बीओडी परीक्षण। ये भी मैंने इन्वायरमेंट की क्विक सीरीज में कराया है। अगला है संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो वित्त आयोग है उसमें 1 अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, नहीं, इसमें 1 अध्यक्ष होते हैं लेकिन 4 सदस्य होते हैं, ना कि 6। और यह अपना प्रतिवेदन राष्ट्र नीति आयोग को ना देकर ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो इसमें दोनों सही नहीं है। वित्त आयोग से एक और क्वेश्चन पूछा गया था अभी 280, सीधा इसका आर्टिकल पूछा था और वित्त आयोग से इसमें डिटेल पूछा है। नेक्स्ट बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था उसी हिस्से के रूप में एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे जो भारत की जनसंख्या स्थायित्व है उसका लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है। तो ये हो जाएगा 2045 तक। अगला क्वेश्चन है कथन और उसका कारण दिया है। कथन है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम है उसके दौरान तमिलनाडु जो तट है वो सूखा रहता है। कथन क्या कहता है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के समय तमिलनाडु तट सूखा रहता है, सही है। इसका कारण देखते हैं कि जो तमिलनाडु तट है वो बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है, करेक्ट है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की वृष्टि क्षेत्र में स्थित है, इसलिए सूखा रहता है। ये भी कथन भी सही है, कारण भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला बात करेंगे रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, सही है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में नहीं हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। तो इसका एक सही हो जाएगा, बी गलत।
अगला बात करेंगे दिसंबर 2022 में दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर फर्स्ट निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है। पहला हो जाएगा पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा, ये अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष पर है। कौन कौन से? पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। नेक्स्ट बात करेंगे रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है सतत विकास से। ये क्वेश्चन भी मैंने इकोनॉमिक की क्विक रिवीजन सीरीज में भी कराया था और ये 2014 में ARO में आया भी है। और एजेंडा 21 है क्या? ये विश्व के सभी देशों में पर्यावरण संबंधी कार्य को करने के लिए एक समग्र ढांचा तैयार करती है एजेंडा 21। इन्वायरमेंट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी मैंने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की जो क्विक रिवीजन सीरीज कराई थी उन सभी में मैंने क्वेश्चन को कराया था। अगला क्वेश्चन बात करेंगे पोषक स्तर बनते हैं कैसे बनते हैं? ये खाद्य श्रृंखला में जो जीवों के संबंध होने से पोषक स्तर बनते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है इन्वायरमेंट की क्विक रिवीजन सीरीज में। अगला बात करेंगे निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री को नदीम जहावी को हटा दिया गया था? तो टैक्स स्कैंडल के दोष के आधार पर। अगला बात करेंगे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, ये चंदौली में। ये क्वेश्चन भी मैंने क्विक रिवीजन सीरीज में कराया है। नेक्स्ट बात करेंगे रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? उन्हें मरुद्भिद जानवर कहा जाता है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में बताना है तो महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल, ये 76 आर्टिकल में है। और महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने की अर्हता रखता हो। करेक्ट है। महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। ये सही नहीं है क्योंकि संविधान में महान्यायवादी को हटाने की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, क्योंकि महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है, तो राष्ट्रपति जब चाहे महान्यायवादी को हटा सकता है। अगला बात करेंगे कथन दिया है और उससे रिलेटेड कारण दिया है। फरवरी 2023 में 12 चीतों को कहाँ से? साउथ अफ्रीका से भारत लाया गया था। साउथ अफ्रीका में भी नामीबिया से लाया गया था सबसे पहले। और चीतों को, और इसका कारण क्या था कि जो भारत में चीतों की आबादी है उनको सुधारना भारत की प्राथमिकता थी। कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी करता है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला बात करेंगे दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास, ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान में। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसमें हो जाएगा प्राकृतिक वास का विनाश, ये जैव विविधता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जैव विविधता का जो ह्रास हो रहा है उस सबसे मेन कारण ही जैव विविधता का जो ह्रास हो रहा है उसका सबसे मेन कारण ही प्राकृतिक वास का विनाश है। अगला कथन है और उससे रिलेटेड कारण है। जो किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है, सही है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर विचार कर एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कथन सही है। इसका कारण देखेंगे कि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। कारण भी सही है, इसका कथन भी कहीं सही है, कारण भी सही है, लेकिन ये कारण इसके कथन की व्याख्या नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। AR दोनों करेक्ट है, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता। अगला बात करेंगे भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में कौन सा सही है, ये बताना है। एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। करेक्ट है। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। इसका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो इसमें A सही हो जाएगा। A और 2 दोनों सही है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नाटू नाटू गीत के रचनाकार कौन है, मतलब इसे कंपोज किसने किया है? ये हो जाएगा MM कीरावानी। कौन सी योजना यूपी से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा अनूठी उपहार योजना, यही सिर्फ यूपी से संबंधित है, बाकी तीनों योजना यूपी से रिलेटेड नहीं है, तो इसका ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही बताना है। अनुच्छेद 109, यहाँ पे मिस प्रिंट है क्योंकि इंग्लिश में दिया है आर्टिकल 109 लेकिन हिंदी में नहीं दिया है। तो अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। गलत, क्योंकि ये आर्टिकल 108 है, 108, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ये सही है। और इसे बुलाता कौन है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति, तो इसमें ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही होगा, ऑप्शन D इज द राइट ऑप्शन। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति ने प्रतिवेदन दिया था 1977 में, इसकी सिफारिशें क्या थी? इनमें सही बताना है। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, कहा गया था, करेक्ट है। लेकिन राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए, ये करेक्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन A मतलब ऑप्शन A, इसमें केवल 1 सही है, मतलब ऑप्शन A इज द राइट ऑप्शन। अगला बात करते हैं कौन सी हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, मतलब कि ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो पहले मांडा की बात करें जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो ये तो नॉर्थ में हो जाएगा। राखीगढ़ी की बात करें तो ये हरियाणा में है, वेस्ट में हो जाएगा। और हड़प्पा की बात करें तो ये पाकिस्तान के पंजाब में है, जो कि वेस्ट में हो जाएगा। लेकिन आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये पूर्वी एरिया हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन B इज द राइट ऑप्शन होगा, आलमगीरपुर। नेक्स्ट बात करेंगे 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? तो इसमें था व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, मतलब डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस।
नेक्स्ट बात करेंगे किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है, जिसमें हो जाएगा टॉक्सोइड टीका डिप्थीरिया से बचाता है। अगला बात करेंगे एवी रामास्वामी नायकर के संबंध में बताना है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, करेक्ट है, लेकिन 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था, ये भी सही है। और 1925 की अध्यक्षता किसने की थी, ये की गई थी सरोजनी नायडू के द्वारा। ये प्रथम भारतीय महिला थी और प्रथम महिला थी एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 में अध्यक्षता की थी। अगला बात करेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पर्वत और कंट्री है किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, और ट्यूबकल ये मोरक्को में है, स्टेनली कहाँ है, ये युगांडा में है, और हुगार पर्वत अल्जीरिया में। तो इसका हो जाएगा 3142, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन से होते हैं, तो नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जो होते हैं वो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फरवरी 2023 तक यूपी में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशन की पहचान की गई है, तो इसमें हो जाएगा 149 रेलवे स्टेशन। परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली जो ओजोन परत है किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है, तो ये हो जाएगा समतापमंडल। ये क्वेश्चन भी मैंने करा है इकोलॉजी की क्विक सीरीज में। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है, तो ये है कोरियोलिस फोर्स। कौन सी निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य था, तो इसमें था मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर दोनों में कमी लाना। अगला क्वेश्चन है पीएम गति शक्ति योजना के बारे में बताना है। इनमें से कौन सा सही है। पीएम गति शक्ति योजना, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। ये गलत है क्योंकि इसका शुभारंभ 13 अक्टूबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था, पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ। और दूसरा है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों कौन कौन से सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार साधन, रेल मार्ग, लॉजिस्टिक अवसंरचना के संबंधित जितनी भी परियोजनाएं हैं उन्हें पीएम गति शक्ति के ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। बी सही है लेकिन ए गलत है, तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला बात करेंगे पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, करेक्ट है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें मत्स्य पुराण की तो इससे हमें सातवाहन शासक की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो दर्शन और उनके प्रचारक के बारे में बताना है। तो उत्तर मीमांसा कपिल से ना रिलेटेड होकर ये वादरायण, मतलब उत्तर मीमांसा के प्रचारक कौन थे, ये वादरायण थे। अगला बात करेंगे मीमांसा जिसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, तो इसके कौन है, इसके हैं जैमिनी। मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के वादरायण। न्याय के कौन है, गौतम है, करेक्ट है। वैशेषिक की बात करें तो वैशेषिक की उलूक कड़ाद है। वैशेषिक दर्शन के कौन है, उलूक कड़ाद है। पतंजलि की बात करें तो ये योग दर्शन से रिलेटेड है, पतंजलि योग दर्शन से रिलेटेड है। लेकिन यदि हम कपिल की बात करें तो ये रिलेटेड है सांख्य दर्शन से। कपिल किससे रिलेटेड है, कपिल रिलेटेड है सांख्य दर्शन से, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला बात करेंगे माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है, तो ये हो जाएगा प्रिंस हैरी द्वारा लिखी गई है स्पेयर पुस्तक।